हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। धर्म परिवर्तन केस में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस रैकेट के मास्टरमाइंड उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस केस में छठी गिरफ्तारी की है। यह गिरफ्तारी गुजरात के वडोदरा से हुई है। यहां से सलाहुद्दीन शेख नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। सलाहुद्दीन शेख ने शुरुआती जांच में धर्मांतरण के लिए फंडिंग की बात को कबूल किया है। उसने उमर गौतम को हवाला के जरिए पैसे भेजने की बात भी कबूल की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन रैकेट पर यूपी एटीएस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। रैकेट के मोहरे एक एक कर पकड़ में आ रहे हैं। धर्मांतरण रैकेट में विदेशी साजिश का भी खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि हवाला के जरिए इस रैकेट तक फंडिंग हो रही थी। धर्म परिवर्तन केस में एटीएस के लेटेस्ट एक्शन का अपडेट भी आपको दे दें। अवैध धर्मांतरण मामले में छठी गिरफ्तारी ये की गई है। वडोदरा से सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी यहां से की। ये जॉइंट ऑपरेशन गुजरात एटीएस के साथ मिलकर किया गया। अब उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है। सलाहुद्दीन पर उमर गौतम को हवाला के जरिए पैसे भेजने का आरोप है। शुरुआती पूछताछ में उसने धर्मांतरण के लिए पैसे भेजने की बात भी कबूली। सलाहुद्दीन शेख ने उमर गौतम को 30 लाख रुपए भेजे। पता यह भी चला है कि उसने हवाला के जरिए उमर गौतम को 5 से 6 बार ट्रांजैक्शंस की, यानी कि पैसे भेजे। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, ये जो छठी गिरफ्तारी वडोदरा से सलाहुद्दीन शेख की हुई है, क्या वो लखनऊ पहुंच चुका है और क्या ये पूछताछ जॉइंट होगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय सलाहुद्दीन शेख की गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने गुजरात एटीएस से संपर्क किया था, उनकी हेल्प ली है और उसके बाद सलाहुद्दीन शेख नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें छठी गिरफ्तारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑपरेशन है उसको अंजाम गुजरात एटीएस के सहयोग से दिया गया है। यूपी एटीएस ने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे हैं। इसके अलावा यह भी कहा है कि सलाहुद्दीन शेख से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया जाए, उनको सीज किया जाए और उसकी जो जानकारी है वो दी जाए। यह भी एस्टैब्लिश हुआ है कि उमर गौतम के साथ बाकायदा सलाहुद्दीन शेख के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वो ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं ये तो अभी नहीं पता लग पाया है, लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि हवाला के जरिए पैसे दिए जा रहे थे। सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ जायज था, सब कुछ लीगल चल रहा था, तो हवाला के जरिए पैसे क्यों दिए जा रहे थे? ऐसे में यूपी एटीएस के सामने जो चुनौती है वो ये है कि विदेशी फंडिंग के साथ साथ कौन सी एजेंसी इसमें काम कर रही थी, आईएसआई का क्या लिंक है, और जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं ये किस तरीके से प्रलोभन के जरिए और नौकरी का झांसा देकर के, पैसों का झांसा देकर के, शादी का झांसा देकर के जो काम कर रहे थे, उसके बिल्कुल जो अहम गिरफ्तारी हुई है सलाहुद्दीन की, अब लखनऊ पहुंचने के बाद जब उससे पूछताछ होगी तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि शायद सामने उमर गौतम के आमने सामने बैठाकर सलाहुद्दीन से पूछताछ हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। धर्मांतरण रैकेट का हवाला कनेक्शन भी अब सामने आ चुका है। अब सलाहुद्दीन शेख की गिरफ्तारी से कुछ नई बातों का भी पता चला है। सलाहुद्दीन वडोदरा में ट्रस्ट चलाता है। वो इंग्लैंड के अल फलाह ट्रस्ट से भी जुड़ा है। सलाहुद्दीन अल फलाह ट्रस्ट से एफसीआरए के जरिए फंड हासिल करता था और फिर ये फंड वो मेडिकल और महिला कल्याण के नाम पर हासिल करता था, लेकिन उस पैसे को वो उमर गौतम तक पहुंचाता था, जिसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के काम में होता था। तो ये पूरा तरीका है किस तरीके से फंड आता था और वो यहां उमर गौतम तक पहुंचाया जाता था। आखिर धर्म परिवर्तन के कितने धंधेबाज हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी 6 लोग पकड़े गए हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम उमर गौतम का है। उसके साथ ही मौलाना जहांगीर भी पकड़ा गया था। उसके बाद महाराष्ट्र के बीड से गवर्नमेंट स्टाफ इरफान की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली से राहुल भोला और गुरुग्राम से मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार किया गया और अब वडोदरा से सलाहुद्दीन शेख को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो अब तक 6 अहम गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। तो उधर उमर गौतम के धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद कई पीड़ित और उनकी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हमारे सामने आ चुकी हैं। आप नोएडा के 17 साल के लड़के दर्श सक्सेना की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कैसे एक मासूम लड़का धर्म परिवर्तन रैकेट का शिकार हो गया, कैसे उसे दर्श से रेहान अंसारी बना दिया गया। साजिश के तहत धर्म बदलने की यह कहानी आपको दर्श की मां की जुबानी हम सुनाते हैं। इस मां की बात सुनेंगे तो आपका कलेजा फट पड़ेगा। मैम, साल 2018 से बात करते हैं।
क्या हुआ था उस वक्त, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परिस्थितियां बनी कि दर्श घर छोड़कर चला गया? मैम पता ही नहीं चला कि कब ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, इतना कोई सोचता ही नहीं। अगर कोई सोचे तो शायद इस तरह की इंसिडेंट हो ही नहीं। जब वो चला गया उसके बाद में हम लोगों ने जब उसको ढूंढा सब जगह, और उसका जो दिल्ली में जिस ऑफिस में वो कास्ट 24 के ऑफिस में जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाता था, वहाँ पे हमको पता चला कि वो तो नमाज भी पढ़ता था और जो मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं वो भी लगाता था। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हमारे घर में पूजा पाठ जैसे कि सब जगह पे सब हिंदुओं में होता था। घर आकर के फिर हमने उसका सोशल मीडिया अकाउंट जब चेक किया तब वो हमने देखा कि एक लेडी के इन्फ्लुएंस में था वो, जो कि उसको पूरा समझाती थी कि नमाज के ये टाइम होते हैं, नमाज ऐसे पढ़नी है, और तुमने इस मतलब जो भी तरीका होता है उस तरीके से उसको सारा समझाती थी। और वो जो उससे पूछता था उसने उसमें ये भी पूछा हुआ है कि अगर मैं बिना मुस्लिम हुए इस्लाम के बारे में जानता हूँ तो क्या ये गलत है? तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुमने कलमा पढ़ लिया है, अब तुम मुस्लिम हो गए हो। अब वो एक ऐसा बच्चा, नासमझ बच्चा, जो कि उसको लगा कि वो तो मुसलमान हो गया। के हाथ में अगर आप देखेंगे तो ये वो पूरा सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक मैसेंजर पर ये चैट किया हुआ पूरा चैट डिटेल है, जो कि जनवरी महीने में ये किया गया है 2018 में, जिसमें बाकायदा मुस्लिम धर्म की वो सभी चीज़ें समझाई गई हैं, जिसको लेकर दर्श को इन्फ्लुएंस भी किया गया है। लंबी चैट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नूरिया नाम की जो लड़की है उससे चैट हो रहा था। आप जानती हैं नूरिया कौन है? जी जानते हैं हम लोग। जी। कौन है ये एक इसके फादर और इसके फादर दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, तो बातचीत होती थी और घर में जैसे हो जाता ही, आना जाना हो ही जाता है, बच्चे आपस में बातचीत करते ही हैं। तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो लेडी है ये मैरिड है, इसके 2 बच्चे भी हैं। तो आप व्यक्तिगत तौर पर इन्हें जानती हैं? जी जानते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इन लोग के मन में क्या प्लानिंग चल रही है और ये हमारे बच्चे को किस तरीके से इमोशनली, मेंटली किस तरह से उसको ट्रैप कर रहे हैं। ये तो दीदी दीदी करके उससे बात कर रहा है। तो ये दर्द भरी कहानी आपने एक मां की सुनी। इस तरह के दर्द से गुजर रही ये अकेली मां नहीं है। देश में धर्मांतरण का रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये रैकेट ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता है जो गरीब हो, परेशान हो, मूक बधिर हो। इस रैकेट ने दिल्ली के राहुल भोला को इस्लाम कबूल करवाया और फिर उसे भी धर्म परिवर्तन के काम में लगा दिया। अब राहुल भोला भी यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। उसके घर वालों की बात सुनेंगे तो आपको धर्म परिवर्तन रैकेट की साजिश पूरी तरह से समझ में आएगी। कौन लोग हैं जिसने राहुल को धर्मांतरण करवाया, उसको बहकाया, उसको फुसलाया? हमें इसी बात का तो वो है ना, इसी बात का हमें पता ही नहीं है ना कुछ भी, क्योंकि फोन अपने पास रखते थे, फोन किसी को छूने नहीं देता, लॉक लगा के रखता। ये हमें नहीं पता ये किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा। बोलता हो तो कभी पता भी लग जाता है ये जैसे बात कर रहा है कि कम से कम किससे बात कर रहा है। उनका हमें कुछ पता नहीं लगता कि किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा। ये कब से चल रहा है हमें ये भी नहीं पता। ये तो जब ये धर्मांतरण कराया फिर इसने कहा कि मैं चला जाऊंगा। हमने इसको बहुत मना किया मगर ये नहीं माना। ये कहने लगा नहीं मैं 26 को चला जाऊंगा, 3 को मेरी शादी है। 3 को वही किया, 3 को इसने शादी करके हमें फटाफट फोटो भेज दी कि मैंने शादी कर ली है। मेरा तो माथे ठनक गया कि क्या हो गया है हमारे साथ। तो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की? हाँ, मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की इसने। जब फोटो इसने भेजी वही नीचे वो लिख रही है, जो हिजाब पहन के रीटा जो है साइन कर रही है, और ये जो नीचे सिर करके बैठा वो टोपी पहन के। तो पहली बार राहुल की जो बैग था उससे भी जैसे आपके बेटे बताया कि टोपी मिली, तो ये क्या जानकारी आप लोगों को मिली? टोपी सर ये ना उसके साथ जाता था, ये फैसल के साथ। हम ये कहते हैं जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं तो जरूर रुमाल लेके जाते हैं, हो सकता है ये उसके साथ जाता हो, टोपी ये भी पहन लेता हो। हम तो इस बात का जानते नहीं थे कि भी ऐसे धर्म भी बदल लेगा ये। हमने इस बात के ऊपर कभी की नहीं। जब ये इसने लास्ट में आके इसने सुरमा डालना शुरू किया, इसने इत्र लगाना शुरू किया, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या इशारे करता था, और मेरे को शाम को बोल के जाता था जैसे ड्यूटी से आता मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मैं रोती थी, मैं कहती थी कहाँ जा रहा है, घर में ही तो भगवान है, जरूरी है तो मस्जिद जाएगा तभी वो होगा। ये मेरी एक नहीं मानता था। इसने मेरे को इतना रुलाया बहुत ज्यादा।
दिन रात मैं इसके लिए रोई हूँ, मगर इसको जूं तक नहीं रहेंगी, जूं तक नहीं रहेंगी। पहले वाला राहुल, अब के राहुल में इतना परिवर्तन है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, जमीन आसमान का। जो मेरे लिए जान देता था, अब वो राहुल पता नहीं कहाँ गया है। इन्होंने छीन लिया हमसे हमारे राहुल को। क्या पता लगा आपको कि राहुल का नाम क्या रखा है राहुल ने अपना? ए लगाता है, वैसे राहुल भूले ही लिखता है। उसने अपना नाम बदलवाया है, जो उसका सर्टिफिकेट भेजा उसमें नीचे राहुल भोला ही लिखा हुआ है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।